हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न देखिए, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिया कहते हैं। मैं सबसे पहले जो बहुत ही सरल प्रश्नों को ली हूँ। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के मुख्य भेद जो है वो 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है मुख्य क्रिया और दूसरा क्या होता है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है? किसी भी वाक्य का जो मुख्य अंश होता है, बाकी जो शेष बचा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। साथ ही जो मुख्य क्रिया होती है उसे क्या किया जाता है? पहले लिखा जाता है और सहायक क्रिया को क्या किया जाता है? बाद में लिखा जाता है। तीसरा, निम्न में से अकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। वह पानी गिराता है, वह चालक से गाड़ी चलवाता है, पानी गिरता है, वह राधा से पानी गिरवाता है। तो सबसे पहले हम किसको जान लेते हैं? अकर्मक क्रिया को जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अकर्मक अर्थात जो है वो बिना कर्म के, अर्थात अकर्मक क्रिया में जो है वो कर्म की क्या होती है? अपेक्षा नहीं रहती है, और सकर्मक क्रिया में क्या होती है? कर्म की जो है वो अपेक्षा होती है। क्योंकि क्रिया के क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। वह भेद किसके आधार पर होते हैं? कर्म के आधार पर। अर्थात हम कह सकते हैं कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? कर्म के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और दूसरा क्या होता है? अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्या होती है? कर्म की अपेक्षा होती है, जबकि अकर्मक क्रिया में जो है कर्म की अपेक्षा जो है वो नहीं होती है। और सकर्मक क्रिया को हमको पहचानना, तो हम किस तरीके से पहचानते हैं? वाक्य में जो क्रिया होती है उसके पहले हम क्या करते हैं? क्या या किसको लगा करके हम क्या करते हैं? प्रश्न बनाते हैं, और प्रश्न बनाने के बाद अगर हमको उत्तर मिल जाता है तो वह क्या होता है? कर्म होता है। तो हम पहचान लेते हैं कि जिसमें कर्म होता है वह क्या होता है? सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वह क्या होता है? अकर्मक होता है। तो यहाँ पे जितने भी हमको ऑप्शन दिए गए उनमें हम क्या करते हैं? प्रश्न बना करके देखते हैं। हमको कर्म मिलता है तो सकर्मक, और कर्म नहीं मिलता है तो वह क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वह पानी गिराता है। तो यहाँ पे देखिए, क्रिया के पहले मैं प्रश्न लगा रही हूँ, क्या गिराता है? तो हमको उत्तर मिल रहा है पानी गिराता है। अतः यह क्या है? जो है वो सकर्मक है, इसलिए इसका ऑप्शन हमारे यहाँ जो उत्तर नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। वह चालक से गाड़ी चलवाता है। यहाँ पे देखिए, जो है क्रिया है किसी दूसरे के द्वारा क्या की जा रही है? करवाई जा रही है। और कुछ कार्य अगर किसी दूसरे के माध्यम से प्रेरणा देकर के कार्य किया जाता है तो वहां पे कौन सा क्रिया होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अतः ये दूसरा है वह क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा? नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, पानी गिरता है। तो यहाँ पे देखिए, क्या गिरता है? तो हमको जो है सीधा इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, अर्थात इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे सीधा गिरने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए जो है वही इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं? चौथे ऑप्शन को भी क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। वह राधा से पानी गिरवाता है। यहाँ पे भी देखिए क्या कर रहा है? वह राधा से पानी गिरवाता है। वह राधा को पानी गिराने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरणा दे रहा है, अर्थात इसमें भी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा जो तीसरा ऑप्शन था, अब पानी गिरता है, यही क्या है? अकर्मक क्रिया है। आगे देख लेते हैं। मूल धातु उठ का अद्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द निम्न में से कौन सा है? जो मूल धातु होती है उसमें जब हम प्रेरणार्थक क्रिया होती है तो प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसमें हम क्या करते हैं? मूल धातु में क्या करते हैं? आना प्रत्यय लगा करके क्या करते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। साथ ही जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं? वाना, मूल धातु में जो है हम क्या करते हैं? वाना प्रत्यय लगा करके क्या करते हैं? उसको जो है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो उठ धातु है, अगर उठ धातु में हम क्या करेंगे? आना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? उठाना हो जाएगा। लेकिन हमको ऑप्शन क्या दिया गया है? अद्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को हमको जो है पहचानना है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के हम क्या करेंगे? उठ धन वाना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? उठवाना। अर्थात हमारा उत्तर जो ऑप्शन दिया गया है उठाना, उठा, उठवाना, उठना, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वही उठवाना हमारा क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्य विजय चालक से गाड़ी चलवाता है निम्न में से कौन सी क्रिया का सही उदाहरण है? नाम धातु क्रिया एवं अकर्मक क्रिया,
नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चूंकि वाक्य को देखिए, विजय चालक से गाड़ी चलवाता है, अर्थात यहाँ पे कर्ता स्वयं न कार्य करके क्या करता है, किसी दूसरे से जो है वो कार्य करवाता है। तो जो कर्ता स्वयं से कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, तो वहाँ पे जिस क्रिया का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, वही क्या है, इसका जो है वो उत्तर है। साथ ही एक नया क्रिया आया है नाम धातु क्रिया, इसको भी जान लेते हैं कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। साथ ही कर्मक क्रिया के बारे में हम क्या कर चुके हैं, पहले जान चुके हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। दो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक के योग के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है, उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। तो जो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक के योग के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। और योजक चिन्ह को क्या किया जाता है, इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको जो है प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही इन चिन्हों के बारे में हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई महापुरुष है या कोई व्यक्ति है, अगर कुछ कहता है उसी को हूबहू लिखने के लिए या कहने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और इसे क्या किया जाता है, इस तरीके से जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही अल्पविराम चिन्ह किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए जब हम रुकते हैं तो वहां पे जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अल्पविराम कहते हैं। और अल्पविराम के लिए जो है इस तरीके से जो छोटा सा चिन्ह क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। योजक चिन्ह के बारे में आप लोगों को बता चुकी मैं। पूर्ण विराम चिन्ह, जब हमारा वाक्य या लेखन की क्रिया क्या हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है, या हमारी बात जो है क्या हो जाती है, पूर्ण तरीके से खत्म हो जाती है, तो हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बात को खत्म होने पर, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। और इन्हें जो है वो इस तरीके से एक खड़ी लाइन के द्वारा क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। अंजुमन हंस रही थी, इस वाक्य का सकर्मक क्रिया में रूपांतरण होगा। अंजुमन हंसकर चली गई, नैना अंजुमन को हंसा रही है, अंजुमन हंसती है, अंजुमन से हंसा नहीं जाता। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंजुमन से हंसा नहीं जाता। यह क्या है, भाववाच्य क्रिया है, इसलिए जो है क्या है, यह उत्तर तो हमारा नहीं होगा। अंजुमन हंसती है, तो हंसने की क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यह क्या है, जो है वो अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका उत्तर हमारे यहाँ नहीं होगा। नैना अंजुमन को हंसा रही है, तो यहाँ पे देखिए नैना अंजुमन को हंसा रही है, तो क्या कर रही है, हंसा रही है। प्रथम क्रिया किसको हंसा रही है, अंजुमन को हंसा रही, अर्थात यहाँ पे क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन यह भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अंजुमन हंस कर चली गई, अगर हम इसका प्रश्न बनाते हैं तो क्या कर चली गई, तो हंस कर चली गई, अर्थात यहाँ पे क्या है, कर्म की अपेक्षा, और जहाँ पे कर्म की अपेक्षा होती है वहां पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन यही क्या है, सही है कि अंजुमन हंसकर चली गई। आगे देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग हुआ है। टकारना, टकरवाना, बिठाना, बिठवाना, खिलाना, खिलवाना, दिलाना, दिलवाना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि कर्ता के द्वारा किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है, अब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। साथ ही प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। साथ ही जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें मूल धातु में हम क्या करते हैं, आना प्रत्यय लगा करके क्या करते हैं, नया शब्द तैयार करते हैं। साथ ही जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, अब वाना प्रत्यय लगा करके क्या करते हैं, नया शब्द जो है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमको ऑप्शन दिया गया है उसमें टकारना और टकरवाना, यह क्या है, जो है वो गलत है, इसलिए इसका उत्तर तो हमारा यही होगा। और इसका हम सही रूप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, टकराना, और क्या हो जाएगा, टकरवाना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है, और हमारा प्रश्न में पूछा क्या गया था, गलत प्रयोग हुआ है, इसलिए जो पहला ये है यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये बाकी तीनों क्या है, अब बिठाना, बिठवाना, खिलाना, खिलवाना, दिलाना, दिलवाना, प्रेरणार्थक क्रिया की दृष्टि से तीनों क्या है, सही है। गलत सिर्फ क्या था, पहला वाला था, इसलिए उत्तर की दृष्टि से पहला वाला हमारा क्या है, उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उसने नहाने के बाद भोजन किया, उपरोक्त वाक्य में उचित पूर्वकालिक
क्रियापद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले हम किसको समझ लेते हैं, पूर्वकालिक क्रिया को समझ लेते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, अगर किसी वाक्य में दो क्रिया हो, यहाँ पे देखिए जैसे भोजन किया एक क्रिया है और दूसरा क्या है, नहाने के बाद, यह क्या हो जाएगी, दूसरी क्रिया है। तो लेकिन भोजन करने से पहले उसने क्या किया था, नहाने के बाद, तो यहाँ पे नहाने की क्रिया क्या की गई है, और पहले की गई है, और जो क्रिया पहले की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया में हम क्या करते हैं, कर जोड़ करके क्या करते हैं, उसको जो पूर्वकालिक क्रियापद बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, नहाया, नहलवाया, नहाकर, नहाना, और तो यहाँ पे जो नहाकर है यह क्या है, पूर्वकालिक क्रियापद है, इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए, लिखा, पढ़ा, रोया, पिलवाया। तो बहुत ही सरल है, जो रोना, हंसना, सोना, जागना, चलना, दौड़ना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है हमारा रोया, यही क्या हो जाएगा, जो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। साथ ही लिखा, पढ़ा और ये पिलवाया, ये तीनों क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती। और सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं, तो इसके लिए हम क्या, किसको प्रश्न लगा करके क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, उत्तर मिलता है तो क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया होता है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, तो कुछ भी लिख सकता है, वो कॉपी में पत्र लिख सकता है, चिट्ठी लिख सकता है। तो इसका उत्तर हमको क्या है, मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। अतः यहाँ पे लिखा क्या है, सकर्मक क्रिया है। पढ़ा तो क्या कर सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है, मैगजीन पढ़ सकता है, उपन्यास पढ़ सकता है, तो इसका भी उत्तर मिल रहा है, अर्थात यह भी क्या है, जो वो सकर्मक क्रिया है। पिलवाया तो कुछ भी पिलाने की क्रिया हो सकती है, दूध पिलाने की क्रिया हो सकती है, पानी पिलाने की क्रिया हो सकती है, शरबत पिलाने की क्रिया हो सकती है, अर्थात ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया है। सिर्फ जो है वो रोया, तो क्या रोया, तो इसका उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, तो यह क्या है, जो है वो अकर्मक क्रिया है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उत्तरों को जो छांट करके लिख सकते हैं। बच्चे सो गए हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है, वर्तमानकालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक, अज्ञार्थकालिक। यहाँ पे देखिए बहुत ही सरल है, बच्चे सो गए हैं, अर्थात जो बीते हुए समय की क्या हो रही है, बात हो रही। और जहाँ पे बीते हुए समय की बात होती है, जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अब भूतकालिक क्रिया कहते हैं। इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही क्या है, सही है। आगे देख लेते हैं, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है सामान्य भूतकालिक, आसन्न भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक, अपूर्ण भूतकालिक। यहाँ पे देखिए जो सामान्य भूतकालिक किसे कहते हैं, जो भूतकाल में क्रिया होती है, बीते हुए समय में जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकालिक क्रिया कहते हैं। साथ ही आसन्न भूतकालिक क्रिया क्या होती है, जो भूत और वर्तमान की जो बीच की स्थिति होती है, या तुरंत अभी जो कार्य हुआ होता है, तो उसे हम किसके अंतर्गत लेते हैं, आसन्न भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत क्या करते हैं, उसको लेते हैं। पूर्ण भूतकालिक क्रिया में अर्थात भूतकाल में वो क्रिया क्या हो चुकी है, पूर्ण रूप से हो चुकी है, या क्या हो चुकी है, वो क्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगी, पूर्ण भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। साथ ही अपूर्ण भूतकालिक अर्थात जो भूतकाल में बीते हुए समय में वो कार्य अभी भी क्या है, जारी है। जब कार्य जारी रहता है तो वहां पे क्या होता है, अपूर्ण भूतकालिक होता है। यहाँ पे देखिए बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, अर्थात भूतकाल में अभी भी क्या था, बंदर जो है किसमें बैठा था, पेड़ पर बैठा था, अर्थात बैठने की क्रिया क्या थी, जारी थी। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन अपूर्ण भूतकालिक क्रिया क्या है, इसका उत्तर है। किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, सचिन क्रिकेट खेलता है, लता गीत गाती है, उसने मुझे गाना सुनाया, तुमने कल क्या खाया था। तो यहाँ पे देखिए हमको पहचानना क्या है कि किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जितने ऑप्शन दिए उसमें किसमें जो है एक कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और किसमें जो है प्रयोग नहीं हुआ है। सचिन क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, अर्थात यह क्या है, एक कर्मक क्रिया है। लता गीत गाती है, तो क्या गाती है, तो गीत गाती है, अर्थात यह भी क्या है, एक कर्मक क्रिया है। उसने मुझे गाना सुनाया, तो क्या सुनाया, गाना सुनाया, किसको सुनाया, मुझे सुनाया, अर्थात यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या है, दो कर्म है, इसलिए क्या है, जो है द्विकर्मक क्रिया है। और प्रश्न के अनुसार से क्या है कि किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें क्या है, द्विकर्मक है, इसलिए क्या है, जो है वो उत्तर है। और ये बाकी तीनों क्या है, एक कर्मक जो है वो क्या है, क्रिया है। आगे देख लेते हैं, किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है, लड़की शर्माने लगी, वह अंग्रेजी बोलने लगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ,
अर्पित खाना खाकर सो गया। सबसे पहले हम नाम धातु क्रिया को जान लेते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वमानित, यहाँ पे क्या है? सर्व जो है वो क्या है? विशेषण है और उससे क्या बना है? सर्वमाना बना है। तो यहाँ पे सर्वमाना, सर्व विशेषण से सर्वमाना क्या बना है? नाम धातु बना है। और चूंकि ऑप्शन में हमारा यही है लड़की शर्माने लगी, इसलिए इसका पहला ऑप्शन में क्या किया गया है? नाम धातु क्रिया का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया, इसलिए इसका पहला ऑप्शन ही क्या है? सही है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। ऊंट दौड़ रहा है, लता ने मुझे चाय पिलाई, माँ बालक को दूध देती है, वह पत्रिका पढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको समझ लेते हैं? अकर्मक क्रिया को समझ लेते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ता है तब हम उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो देखिए ऊंट दौड़ रहा है, अर्थात दौड़ने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? ऊंट पर पड़ रहा है, और ऊंट क्या है? करता है। अतः इस दृष्टि से तो हमको जो पहला ऑप्शन है ऊंट दौड़ रहा है, यही क्या लग रहा है? अकर्मक क्रिया। बाकी को भी हम क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। जैसे लता ने मुझे चाय पिलाई, तो पिलाई जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चाय कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह क्या है? जो है वो सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से जो है वो देने की जो क्रिया है उसका फल किस पर पड़ रहा है? दूध जो कि कर्म है उस पर पड़ रहा है, इसलिए अभी क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से वह पत्रिका पढ़ता है, तो पढ़ने की जो क्रिया है उसका फल किस पर पड़ रहा है? पत्रिका कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह तीनों क्या है? सकर्मक क्रिया, इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है ऊंट दौड़ रहा है, यही क्या है? अकर्मक क्रिया है। आगे देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया है। वे जयपुर पहुंच चुके हैं, उसने खाना खा लिया होगा, वह खाना खा रहा होगा, पूजा ने पूजा कर ली है। तो यहाँ पे देखिए हम भाव को समझते हैं। भाव को समझने से इसका उत्तर हमको आसानी से मिल जाएगा। वे जयपुर पहुंच चुके हैं, तो पहुंच चुके हैं अर्थात जो बीते हुए समय की बात हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन तो ये नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। उसने खाना खा लिया होगा, अर्थात क्या होगा? उसने खाना खा लिया होगा, क्या हो रही? संभावना वाली बात हो रही, अनुमान वाली बात हो रही, अतः ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वह खाना खा रहा होगा, अर्थात इसमें क्या हो रही है? वर्तमान की बात हो रही है कि वह क्या कर रहा है? खाना खा रहा होगा। तो यह तीसरा ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पूजा ने पूजा कर ली है, अर्थात पूजा ने पूजा कर ली है, यह भी क्या हो रही है? बीते हुए समय की बात हो रही है, अतः यह क्या है? जो है वो भूतकालिक क्रिया है, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वह खाना खा रहा होगा, यही क्या है? वर्तमान कालिक क्रिया है। आगे देख लेते हैं। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? वह पत्र लिखने लगा, वह खाना खाकर सो गया, राम नहाया, अब मैं क्या करूं? तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में इससे पहले मैं और बता चुकी। किसी वाक्य में क्या होते हैं? दो क्रिया होते हैं, और दोनों क्रिया में से जो क्रिया पहले होती उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? जब कर प्रत्यय लगा होता है, यह क्या है? पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है, वह खाना खाकर सो गया, तो खाना और खाकर सो गया, तो सोना भी एक क्रिया है और खाना खाकर यह भी क्या है? प्रकार की क्रिया। तो सोना भी क्रिया हुआ है, खाना खाना भी क्या हुआ? एक प्रकार की, अर्थात यहाँ पे कितने क्रिया हुए हैं? दो क्रिया हैं, और दोनों क्रिया में से पहली क्रिया कौन सी हुई है? खाना खा करके, अर्थात यह क्या है? जो पूर्वकालिक क्रिया है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन ही क्या है? सही है। बाकी क्या है? ऑप्शन जो है वो गलत है। किस विकल्प में आसन्न भूतकालिक क्रिया है? वह मेरा मित्र था, सुशील जयपुर गया, मैं खाना खाकर आया हूँ, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। तो यहाँ पे देखिए वह मेरा मित्र था, अर्थात यहाँ पे क्या है? सामान्य भूतकालिक क्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन तो उत्तर यह हमारा नहीं हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। सुशील जयपुर गया, अर्थात यह भी क्या है? भूतकाल की क्रिया है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा नहीं होगा। मैं खाना खाकर आया हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं खाना खाकर आया हूँ, अर्थात भूतकाल और वर्तमान काल की क्या है? बीच की जो है वो कड़ी, और वर्तमान काल और भूतकाल की जो बीच की कड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात यह तुरंत क्या हुई? अभी जो है वो क्रिया हुई, अर्थात मैं खाना
खाकर, तुरंत खाना खाया उसके बाद क्या क्या हूँ मैं, आया हूँ। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन मैं खाना खाकर आया हूँ, यह क्या है, आसन्न भूतकालिक क्रिया है। चौथे को भी देख लेते हैं, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, तो यह क्या है, जो हेतु मत जो भूतकालिक क्रिया है वह है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा मैं खाना खाकर आया हूँ, यह क्या है, आसन्न भूतकालिक क्रिया है। आगे देख लेते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2, 4, 5, 6। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से आज मेरे द्वारा जो है वो 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। अगर आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।